हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग सारे टॉपिक जो चैप्टर 1 के थे वो कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यू कैन गो बैक टू द चैनल एंड आप वो 3 पार्ट देख सकते हो। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम लोग कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट मी जस्ट शेयर द नोट्स फॉर यू। ओके, सो आई होप नोट्स आर विजिबल टू यू गाइस, राइट? ओके, सो बच्चों एक चीज बताओ, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू यू? कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब एक दो तीन चार पाँच छः सात इतने सारे लोग आपस में काम कर रहे होते हैं एंड इन सबके काम होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं इन सबके काम? अलग अलग। और ये आपस में मिलजुल कर हार्मनी के साथ काम करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जब लोग आपस में मिलजुल के सिंक्रोनाइज होकर अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल है दैट ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कंपनी का एंड ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सपोज करो इस बारी सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट है टू इंक्रीज द सेल्स, इसको सेल्स बढ़ानी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इसने रिक्वेस्ट करी कि यार आप प्लीज प्रोडक्शन बढ़ा दो, तभी मैं अपनी सेल्स बढ़ा पाऊंगा। अब इससे होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोले कि नहीं, मैं तो जिस स्पीड से चल रहा हूँ उस स्पीड से चलूंगा, मैं तुम्हारी वजह से एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ? तो क्या कभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा, या फिर क्या ज्यादा सेल हो पाएगी? जब तक हम प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम सेल बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट के बोलने पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके साथ उसकी बात मानकर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलो लेट्स डू वन थिंग, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है। कोऑर्डिनेशन में बी डिफाइंड एज द ऑर्डरली अरेंजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जब अपने आपस में सिंक्रोनाइज करके काम करते हैं, साथ में मिलजुल के काम करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, तो अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स का क्या मतलब है? कि अलग अलग काम को भी, डाइवर्स इंटरेस्ट के लोगों को भी ये एक साथ कर देती है। मतलब प्रोडक्शन वालों से सेल्स वालों का कोई लेना देना नहीं है, बट व्हेन दे आर कोऑर्डिनेटिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट्स। ये ग्रुप एफर्ट्स को मिला रहे हैं। इससे क्या होगा? ग्रुप एफर्ट्स को मिलाने से इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है ये जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये जो सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब काम क्यों कर रहे हैं? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यस और नो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जितना भी गोल है, 100 करोड़ की टर्नओवर, 200 करोड़ की टर्नओवर, जो भी है वो अचीव हो जाए, है ना? तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है एक्स वाई जेड एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है, ये जब आपस में कोऑर्डिनेट करके अपना काम करेंगे तो ये कुछ भी एक्शन करे और ये कुछ भी एक्शन करे, ये दोनों एक्शन कहाँ लीड करेंगे? टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि, मतलब यार ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल कर रहा है। ठीक है, जितना उसके पास आ रहा है, ये दोनों आपस में कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अपना टारगेट अचीव कर ले प्रोडक्शन करने का, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल टारगेट अचीव कर ले सिर्फ सेल करने का। दोनों में से कोई एक कर लेगा। बट क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, वो अचीव हो पाएगा ऐसे इनकेस किसी एक डिपार्टमेंट का गोल अचीव करने से? नहीं हो पाएगा। बट जब कोऑर्डिनेशन होगी, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में सिंक्रोनाइज करके काम करेंगे, जितनी सेल होगी उतनी प्रोडक्शन होगी, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी सेल होगी, तो क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव होगा। अब इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ भी कर ले और सेल्स डिपार्टमेंट कोई भी टास्क कर ले कोऑर्डिनेशन के साथ, तो क्या होगा? ये सारे एक्शंस लीड करेंगे टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके,
ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। दैट बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस आर एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सारे के सारे जो एक्शंस हैं वो कहाँ एम करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने। ओके, सो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अच्छा एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है? जहाँ पर एक से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर मैनेजमेंट चाहिए होती है वहां वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन की भी नीड होती है। यानी जब तक मैनेजमेंट चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन चलती रहेगी। और मैनेजमेंट हमने क्या पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में? दैट मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट? यानी मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब तक मैनेजमेंट है तब तक कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब कोऑर्डिनेशन भी चलती रहेगी, कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म नहीं होगी। जब तक मैनेजमेंट चल रही है तब तक कोऑर्डिनेशन चलती रहेगी। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब कि चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यानी कि एक तो हो गई लेवल्स की बात, दूसरी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस की बात। एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई बिजनेस कंपनी, हर जगह पर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑल मैनेजर्स इनका मतलब है चाहे वो टॉप लेवल पे मैनेजर हो, मिडिल लेवल पर हो या फिर ऑपरेशनल या लोअर लेवल पर हो, उनको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन नॉट बी अचीव्ड if there is not coordination, if there is no coordination. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को जान के करते हैं, दैट इज जब हम किसी चीज को डेलिबरेटली करते हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर आप जान के कर रहे हो, जान पूछ के कर रहे हो, तो दैट इज डेलिबरेट। कोऑर्डिनेशन जान के करी जाती है, गलती से कभी भी नहीं होती। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, किसी के साथ मिल के काम करना है, तो आप गलती से कभी भी नहीं करोगे, आप हमेशा जान पूछ के करोगे, डेलिबरेटली करोगे। क्यों करते हैं हम लोग ये काम डेलिबरेटली? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट, नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन सॉरी, कोऑर्डिनेशन की क्या नीड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में? दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। 3 पॉइंट्स है यहाँ पर। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। बहुत आसान है। सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे आपकी साइज की ग्रोथ होती जाएगी कंपनी की, वैसे वैसे आपकी कंपनी के लोग बढ़ते जाएंगे। अग्रीड और नॉट? जैसे जैसे मैं एक्सपेंशन करता रहूंगा मेरी कंपनी में लोग बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन विल इंक्रीज इटसेल्फ। यस और नो? जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मेरे को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेटिव स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? सो सबसे पहला अगर ग्रोथ करनी है आपको साइज में तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? जब हम फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये क्या है? ये आपने अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना दिए, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जहां पर भी फंक्शनल डिफरेंशिएशन है वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? मान लो सेल्स डिपार्टमेंट का इस बार का विजन है कि वो अपनी सेल्स को डबल करना चाहते। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोच रही है कि मैं इस बार अपनी प्रोडक्शन जो है डबल कर दूंगी, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उनको पैसा नहीं दे रहा, मतलब पहले जितना ही पैसा दे रहा है, तो क्या वो प्रोडक्शन डबल कर देगी? नहीं कर सकती। यानी फंक्शनल डिफरेंशिएशन में कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। एक भी डिपार्टमेंट अगर अपना काम नहीं करता या कोऑर्डिनेट नहीं करता दूसरे के साथ, तो किसी का भी काम नहीं हो पाएगा, सारा काम रुक जाएगा। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। अच्छा एक कंपनी में क्या होता है बच्चों? देयर आर स्पेशलिस्ट। एक होता है सीए जिसने अकाउंट्स की उसमें क्या करी हुई है, एक्सपर्टीज करी हुई है। मैनेजर्स, जो कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं मोस्टली एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं। अब जब भी कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है ना, ये लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। और कभी भी आप किसी एक्सपर्ट का बिहेवियर नोटिस करना, वो लोग किसी और से राय लेना या सलाह लेना पसंद नहीं करते, बिकॉज दे थिंक दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड, राइट? तो कोऑर्डिनेशन की यहाँ जरूरत क्यों पड़ती है? व्हेन वी हायर स्पेशलिस्ट, जब हम स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं
तो अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि यार मैं अपनी फील्ड में सबसे अच्छा हूँ, तो ठीक है वो अपनी फील्ड में तो सबसे अच्छे हैं, बट कंपनी को सिर्फ उनकी फील्ड से तो फायदा नहीं होगा ना। जब तक हमारे अकाउंट्स ढंग से नहीं संभाले जाएंगे, हम मैनेजमेंट का क्या करेंगे? जब तक हमारे मैनेजमेंट सही नहीं होगी, हम खाली अकाउंट्स का क्या करेंगे? ये सुनो, तो जहां पर भी स्पेशलाइजेशन होती है वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये लोग सिर्फ एज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से काम को देखेंगे एंड कंपनी के पर्सपेक्टिव से काम को नहीं देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपकी नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो बहुत बार पूछा जाता था एग्जाम्स में, बाकी एमसीक्यूज आ गए हैं तो कुछ कह नहीं सकते, बट पहले ये क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता था। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सिक्स्थ फंक्शन क्यों नहीं बोलते? कैन वी से दैट कोऑर्डिनेशन इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर है नो, कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? क्यों नहीं है? कोऑर्डिनेशन इसलिए सिक्स्थ फंक्शन नहीं है बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फाइव फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो शुरू के पांच फंक्शंस हैं, इन सब में कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। तो जब हर जगह कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है तो आप उसको छठा फंक्शन नहीं लिख सकते। आप ये बोल सकते हो इंस्टेड दैट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज नीडेड इन ऑल द फाइव फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कैसे चाहिए होता है? देखो प्लानिंग हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं लास्ट अपनी थर्ड वीडियो में, दैट प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो प्लानिंग में किस वजह से हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है? देखो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है जैसे आपने एक मेन प्लान रखा कि मुझे सपोज 90% स्कोर करने हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आपका प्लान है। अब इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए आप कुछ सब प्लान्स बनाओगे कि मैं इस दिन पे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, खेल को इतना टाइम दूंगा, खेल कूद को। आप कुछ ना कुछ डिविजन करोगे, सब प्लान्स बनाओगे अपने मेन प्लान को अचीव करने के लिए। अब एक बात सोचो, मेरा मेन प्लान है 90% अचीव करने का, और मेरे सब प्लान्स हैं कि मैं वीकेंड्स पे पार्टी करूंगा दोस्तों के साथ, ठीक है, मैं स्कूल में तो हम पढ़ाई होती नहीं है, एंड ट्यूशन में सिर्फ टाइम पास करने का। क्या ऐसी हरकतों से मेरे 90% आने के चांसेस हैं बोर्ड में? ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब मेरे जो सब प्लान्स हैं ये मेरे मेन प्लान के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग इज नीडेड व्हेन यू आर द सब प्लान्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद द मेन प्लान। यानी मेरा जो मेन प्लान है उसके साथ मेरे सब प्लान्स की कोऑर्डिनेशन बैठनी चाहिए, दैट इज वेयर आई नीड कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हमें जब रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में कहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है? देखो ऑर्गेनाइजिंग में ना हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी देते हैं किसी पर्सन को डिपार्टमेंटलाइजेशन के टाइम पर। तो उस टाइम पर अब आप एक चीज देखो, अगर आपको मैं, आपकी क्लास का क्लास मॉनिटर, ठीक है, उसको टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बेटा मेरे आने तक क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा शोर ना मचाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसको, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी नहीं दी मतलब वो कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई बच्चा शोर मचा रहा है, ना तो वो उसे डांट सकता है, ना मार सकता है, ना ही बोर्ड पर उसका नाम लिख सकता है, ना ही मैम से उसकी कंप्लेन कर सकता है। तो क्या वो क्लास को शांत करा पाएगा? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक मैं उसको अथॉरिटी नहीं दूंगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जब तक एज अ टीचर वो उसको नहीं देगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसको सर्टेन अथॉरिटी चाहिए, जब तक उसको नहीं मिलेगी वो, तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता, नहीं निभा सकता। तो ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन बिटवीन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी, किसी को आंसर करना कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई या कैसे निभाई, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की कैसे जरूरत होती है बच्चों? देखो स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग इज फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज स्टाफिंग। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किस चीज में चाहिए? कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड द जॉब दैट यू आर गिविंग हिम टू परफॉर्म। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर मान लो मैं आपके पीटी टीचर को बोलूँ कि जाके इंग्लिश पढ़ाओ स्कूल में, तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन है उनकी स्किल्स में और इस जॉब में जो मैं उन्हें दे रहा हूँ? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर मैं बोलूँ किसी सीए को कि भाई तू मैनेजमेंट कर, जो एक एमबीए का काम है, तो क्या वो कर लेगा ढंग से? नहीं। क्यों? क्योंकि
जो स्किल्स उसके पास है और जो काम मैं उसको करने को बोल रहा हूँ, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं. So that's why we need coordination in staffing as well. Next is coordination in directing. Directing क्या होता है? Directing is the first step जिसमें हम लोग काम initiate करते हैं, जिसमें काम start किया जाता है. Right? Last video में मैंने बताया था directing होता क्या exactly. So directing में कहाँ coordination चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है coordination between our superior and our subordinate. अगर मेरे superior में और मेरे subordinate में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो क्या काम हो पाएगा? सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को बोल दिया, सबॉर्डिनेट ने उसको सीरियसली ही नहीं लिया और वो काम किया ही नहीं, या फिर सबॉर्डिनेट ने कोई कंप्लेन करी सुपीरियर को, सुपीरियर उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा है, कह रहा हाँ हाँ देखते हैं चलो देखते हैं, और वो अपना दिक्कत नहीं. तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सो कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग इज नीडेड व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट. ओके, तो आई होप ये चार चीजें आपको क्लियर होगी. लास्ट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या होता है बच्चों? कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड योर एक्चुअल रिजल्ट. मेरा स्टैंडर्ड प्लान था 100 करोड़ की प्रोडक्शन देना इस फाइनेंशियल ईयर में, और मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट है दैट इज 80 करोड़. इसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ जरूरत है? मान लो मेरा लास्ट ईयर का जो टारगेट था, लास्ट ईयर का जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट था वो था 10 करोड़. सपोज लेट्स से कि 10 करोड़ लास्ट का जो सिर्फ टर्नओवर था दैट वाज ओनली 10 करोड़, एंड अगले साल मैं एम कर रहा हूँ फॉर 100 करोड़. इज इट पॉसिबल? चलो एक इजी भाषा में समझाता हूँ. आपके 11th क्लास में, या फिर 11th भी छोड़ो, आपके लेट्स से 10th के बोर्ड्स में आए थे ओनली 45%. ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर आप एम कर रहे हो 95%. कोई कोऑर्डिनेशन है? इज इट पॉसिबल? क्या एकदम से 45% वाला बच्चा इतना चेंज हो जाएगा कि 12th में उसके 95% आ जाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब आपके लास्ट ईयर के प्लान में, मतलब आपका जो एक्चुअल रिजल्ट रह चुका है और अब आप जो प्लान रिजल्ट रख रहे हो, इनके बीच में क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन. देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड फिक्स्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. मतलब जो बच्चा सिर्फ पास हो रहा है वो अगर 95 प्लस का सोचेगा तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उसके एक्चुअल रिजल्ट में और स्टैंडर्डाइज प्लान में. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, यानी वीडियो भी इसके साथ ही खत्म हो जाती है. नाउ ओके, अब बच्चों क्या होगा, इसके बाद हम चैप्टर 2 की वीडियो डालेंगे. चैप्टर 2 की वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तब तक आप लोग ये सीरीज देखो एंड डू लेट मी नो सीरीज कैसी लगी. कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, सो लेट्स एंड दिस मीटिंग.